Assalamu alaikum. Today we will discuss about the feedback mechanism. Feedback असल में होता क्या है? Feedback एक्चुअली टाइप है इंट्रैक्शन की, जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं, मतलब किसी रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं के ज़रिए ख़ुद को जो है वो कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए जो है वो दो अपोजिंग सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक एक्सेलरेटर होता है और एक हमारे पास जो है वो इनहिबिटर होता है। एक्सेलरेटर जो होते हैं वो बॉडी में रिएक्शंस को जो है वो स्पीड अप करते हैं और इनहिबिटर जो है वो किसी न किसी तरह जो है वो उनको रोकते हैं। यानी अगर एक हार्मोन, क्योंकि पिछले बात हमने हार्मोन्स पे एंड की थी, तो हम फीडबैक को समझने के लिए जो है वो हार्मोन की ही डेफिनेशन को जो है वो हार्मोन्स को ही लेंगे फीडबैक को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर एक हार्मोन बॉडी में मौजूद किसी रिएक्शन को प्रमोट या स्टिमुलेट करता है, तो दूसरा हार्मोन जो है एट अ सेम टाइम जो है उस रिएक्शन को जो है वो चेक आउट कर देगा। इस तरह बॉडी जो है वो अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म और प्रॉपर फंक्शन जो है वो मेंटेन रखती है। बिल्कुल इसी तरह जो कंसंट्रेशन है एंजाइम्स की, हार्मोन्स की, और जो उनकी सेक्रीशन है वो भी जो है वो कंट्रोल रहती हैं, और वो बिल्कुल जैसे ही वो सेक्रीट होती हैं वो फ़ौरन से उसकी जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो हो जाती है। लाइक जैसे कि इंट्रैक्शन अगर हो पिट्यूटरी और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दरमियान, तो वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। हम एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल के ज़रिए जो है वो इस फीडबैक मैकेनिज्म को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड फंक्शन जो है वो दिखाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस के वो TSH रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये हार्मोन, ये ब्लू डॉट्स में दिखाया हुआ है, ये हार्मोन रिलीज़ होता है। इस हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो लोब से, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, ये TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी के एंटीरियर ग्लैंड पे जो है वो एक्ट करता है। यहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन न सिर्फ यहाँ पे एक्ट करता है बल्कि ये नीचे मूव करना शुरू करता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नीचे आके थायराइड को जो है वो स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को, कि वो थायरॉक्सिन जो है वो रिलीज़ करे। थायरॉक्सिन रिलीज़ होने के नतीजे में सेल का मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स जो हैं थायरॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया है। अब जब मेटाबॉलिज्म फर्दर इंक्रीज़ हो गया है, बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली रन हो रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब बॉडी के सारे रिएक्शन सैचुरेट हो चुके हुए होंगे, तो यही जो थायरॉक्सिन थायराइड से रिलीज़ हुआ था, ये थायरॉक्सिन जो है वो इनहिबिट कर देगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, कि वो मज़ीद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ ना हो। अब वो जो प्रोडक्ट निकली थी वही प्रोडक्ट जो है वो जाके अपने असल रिएक्शन को, रिएक्टेंट को, ऑरिजिन को जो है वो स्टॉप कर देती है। एक्चुअली दिस इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ एक और बात है, ये तो हमने बात को डिस्कस कर लिया था, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन सेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड फंक्शंस। अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो है वो लो हो
या न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन स्टिमुलेट हो जाए। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं, तो ये रिलीज़ कर देते हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स की ट्रिगरिंग का मैकेनिज़्म दो कंडीशंस में है, या तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो है या स्ट्रेस कंडीशन है। सेकेंडली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। फिर यही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रिलीज़ करता है थायरेक्सिन को, एंड देन दिस थायरेक्सिन जो है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, जिससे हमें स्ट्रेस कंडीशन में जितनी भी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है वो हम लेते हैं, और देन यही थायरेक्सिन जो है वो इस रिएक्शन को स्टॉप अप कर देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम इनके पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज़ पढ़ लेते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं। बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंड नर्व सेल्स आर सेंसाइज द केमिकल मैसेंजर। दे रिलीज अ मैसेंजर इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ द बॉडी। दोनों जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस ऑफ बॉडी में जो है वो रिलीज़ करते हैं। दोनों हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए। दोनों जो हैं, चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है या नर्वस कोऑर्डिनेशन है, वो तभी अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं जब स्टिमुलस उनको प्रोवाइड होता है। दिस स्टिमुलस आइदर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स और आइदर फ्रॉम दी इंटरनल सोर्स। और एंड पे दोनों का मेन काम क्या है, होम्योस्टेटिक फंक्शन को बॉडी के अंदर कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे बुनियादी यूनिट जो है नर्वस सिस्टम का वो न्यूरॉन्स हैं। बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ अ न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन आइदर द सेंसरी, एसोसिएटिव एंड दी मोटर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अलावा इनके पास न्यूरोक्लियल सेल्स होते हैं जो इनको न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड वन, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरॉन्स एंडिंग हैव अ क्लोज पॉइंट ऑफ अ टारगेट। नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास केमिकल होता है वो बेसिकली एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट करता है। वो जहाँ से रिलीज़ होता है और जो उसका टारगेट पॉइंट है वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होते हैं उनके टारगेट स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। इनका इफ़ेक्ट जो है वो इमीडिएट होता है, इंस्टेंटली जो है फ़ौरन से अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करते हैं। यानी अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को टच कर जाता है तो फ़ौरन से हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचता है जिससे हम अपने हाथ को जो है वो खींच लेते हैं। फास्ट और रैपिड इफ़ेक्ट है। केमिकल्स जो इसमें जनरेट होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि उनका टारगेट जो है वो नज़दीक तरीन करीब तरीन होता है, तो ये फ़ौरन से अपना रिएक्शन शो करने के बाद अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं या फिर ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो बेसिकली हाइपोथैलेमस में होते हैं, और इनका बेसिक्स जैसे नर्वस सिस्टम का बेसिक्स यूनिट जो था वो न्यूरॉन्स था, तो हार्मोन्स का बेसिक ग्लैंड्स का जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स होते हैं उनका बेसिक यूनिट्स जो हैं ये हार्मोन्स हैं। केमिकल जो प्रोड्यूस्ड होते हैं या तो वो डायरेक्टली जिस जगह पे इफ़ेक्ट करना है वहाँ होते हैं या वो फिर ब्लड में पोर्ड कर दिए जाते हैं, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऐसा जो था वो सीन नहीं होता है, बल्कि वो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टारगेट पे जो है वो एक्ट करते हैं। हार्मोन्स जो हैं ये मिलियन ऑफ सेल्स को जो है वो अफेक्ट करते हुए जो है वो गुजरते हैं, क्योंकि या तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से गुजर रहे होते हैं या वो डायरेक्टली ब्लड में होते हैं। तो बोथ जो हैं ये बॉर्न हार्मोन्स जो होते हैं ये मिलियन ऑफ सेल्स को जो है वो बात करते हुए जो है वो गुजरते हैं। समटाइम इनका इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है, हमेशा ये रैपिड या इमीडिएट इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं। लाइक जैसे इंसुलिन है ये फ़ौरन से इमीडिएट इफ़ेक्ट शो करती है, लेकिन ज़्यादातर हार्मोन्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग
इफ़ेक्ट जो है वो शो करते हैं, जैसे हमारे के ग्रोथ हार्मोन हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो है वो केमिकल स्टिमुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा टारगेट सेल्स अवे फ्रॉम देम होते हैं, मतलब जहाँ से हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है वो और जो टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू हैं वो उनके दरमियान लॉट ऑफ डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं उनका इफ़ेक्ट बहुत रैपिड नहीं होता बल्कि प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट होता है। Hormones are chemical in nature, either they are protein or some, in case of steroid, they are fatty in nature, which remains active for much long duration of time within the blood and thus have a longer duration of time for their reaction. यही वजह है कि ये chemical coordination थोड़ा डिले रिस्पॉन्स शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन, लेकिन कुछ केसेस में होता है, जैसे कि मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल उसकी ग्रोथ हार्मोन की है। नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज़ बिहेवियर। बिहेवियर जिसको कि हम बोलते हैं रवैया, तर्ज अमल। किसी ने कोई बात कह दी, हमने अब उसके अगेंस्ट जो अपना एक्शन शो किया, एक्चुअली वो हमारा बिहेवियर कंसिडर होता है। इवन के जो स्माइल हम पास कर रहे होते हैं, दिस इज़ आल्सो अ वे ऑफ अ पॉजिटिव बिहेवियर। बायोलॉजिकली अगर हम बिहेवियर की डेफिनेशन करना चाहें तो ये क्या होगा? दिस इज़ अ वे इन विच वन एक्ट और कंडक्ट वन सेल्फ स्पेशली टूवर्ड्स अदर, यानी दूसरों के रिस्पॉन्स के तौर पर हम अपना जो एक्ट शो करते हैं, जो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, दिस इज़ अ बिहेवियर। बिहेवियर को दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। वन इज़ innate behavior, second one is instant and learning behavior. Innate behavior क्या होता है? This is a collection of a response that are predetermined by the inheritance of a specific nerve or a cytoplasmic pathway. यानी स्टिमुलस जैसा हमें प्रोड्यूस हमारे लिए जैसा स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा वैसी ही उसकी जो है वो रिस्पॉन्स की इनवेरिएबिलिटी जो है वो शो होगी। नॉर्मली जो प्लांट्स हैं वो इननेट बिहेवियर को जो है वो शो करते हैं। बिहेवियर पैटर्न डेवलप्ड होता है, फिर रिफाइंड होता है जनरेशन टू जनरेशन, और देन प्राइमरी अडेप्टिव होता है फॉर सर्वाइवल वैल्यू पर्पसेस के लिए। जो इंस्टेंट और लर्निंग है, इंस्टेंटिव बिहेवियर क्या होता है? ये बिहेवियर एक्चुअली लर्न नहीं होता है, ये फुली फंक्शनल होता है फर्स्ट टाइम के लिए, जो कि हम उसको परफॉर्म करते हैं। सपोज प्रेजेंट कंडीशन में हमारे सामने जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिला है, अगर हमें कोई स्टिमुलस मिला है जो कि हमें वो स्टिमुलस हमारे लिए बहुत अच्छा है, या जिसने बहुत अच्छे वे में जो है लाइक कोई करी जब किया है तो हम उससे जो है वो बहुत खुश होते हैं। वो जो अब हमारी खुशी है वो एक्चुअली क्या है? दिस इज़ अ इंस्टेंट बिहेवियर, जो फ़ौरन से हमने अपना रिएक्शन शो किया है। जबकि लर्निंग जो है ये एक इथोलॉजिकल कंटेक्स्ट होता है। अल्ट्रेशन ऑफ बिहेवियर जो है वो चेंज होते रहते हैं हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे। जिस तरह के तजुर्बात होंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लर्निंग जो है वो डेवलप करते रहते हैं। इनेट बिहेवियर की दो टाइप्स हैं, एक ओरिएंटेशन और दूसरा हमारे पास पहले हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन और दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्सेस और इंस्टेंट्स होते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है अ पर्सनस बेसिक एटीट्यूड, बिलीफ और अ फीलिंग्स इन रिलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इशू। यानी फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं तो हम फ़ौरन से टेंस हो जाएंगे। वो जो हमारा टेंशन है वो एक्चुअली क्या है? दिस वन इज़ अ ओरिएंटेशन। हमने खुद को ओरिएंट कर लिया, मॉडिफाई कर लिया उस इन्वायरमेंट के मोड के अकॉर्डिंग। ओरिएंटेशन की दो टाइप्स हैं,
वन इज़ अ काइनेसिस एंड अदर वन इज़ अ टैक्सिस। काइनेसिस क्या है? ऑर्गेनिज्म चेंज द स्पीड ऑफ अ रैंडम मूवमेंट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव। मतलब हम एक जगह बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट कुछ इस तरह हो गया कि वहाँ कुछ अनबियरेबल बातें हैं। कहते हैं कि जहाँ आप बैठे हुए हो, अगर वहाँ कोई गुस्से वाली बात हुई है तो आप अपनी जगह को चेंज कर लो। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये हमारे से ज़्यादा रिलेट करती हैं। अभी जानवरों के साथ भी हम इसको रिलेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि जो चीज़ आपके टेम्परामेंट के साथ सूट ना कर रही हो, आप उस जगह को, उस इन्वायरमेंट को चेंज कर लो। आपसे कोई गुस्से में बात कर रहा है, उसका हल क्या है? उसका सलूशन ये है कि आप अपनी जगह को मूव कर लो, उस जगह से, उस सीन से खुद को थोड़ी देर के लिए हटा लो। दिस वन इज़ अ काइनेसिस, रैंडम मूवमेंट थी। मतलब ये पहले से प्री प्लान नहीं था कि बात होगी तो उठ के चले जाएंगे। खुद को जो था वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक हमने किया। सेकेंड वन इज़ अ टैक्सिस। टैक्सिस क्या है? दिस इज़ अ डायरेक्ट मूवमेंट आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने जो है वो कोई जॉक है तो उस पर स्माइल पास करनी है या नहीं करनी। ये टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द बिहेवियर हो गया। फिर हमारे पास सेकेंड टाइप है इनेट बिहेवियर की, डेट इज़ अ रिफ्लेक्सिस। रिफ्लेक्स क्या होता है? जैसा आपको स्टिमुलस मिला वैसा ही रिस्पॉन्स शो किया जाए। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है, बायोलॉजिकल रिदम्स इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कॉर्टशिप है, सेक्सुअल अराउजमेंट है, फिर मेटिंग है, सोशल हेरेट्रीज है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रेशन है, गुस्सा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्सिस और इंटेंसिस में जो हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट हम इंस्टेंट और लर्निंग की बात करेंगे आज। इंस्टेंट क्या है और लर्निंग क्या है, सीखना क्या है? डार्विन ने 1859 में डेफिनेशन प्रपोज की थी इंस्टेंट की, क्योंकि डार्विन ने अपना जितना भी वर्क किया था वो सारे के सारे उसने एनिमल स्टडी को लेते हुए किया था। उसने इंट्रेंस्ड की कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सिस को जो था वो एक कंपेटेबल यूनिट के साथ जो था वो इनहेरिटेंस के साथ उसको कोरिलेट किया, और उसने उसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया कि नेचर ने उनको सिलेक्ट किया। लाइक उसने डार्विनिज्म की थ्योरी की बात करें तो उसने कहा कि ज़मीन पे जब घास ख़त्म हो गई तो जो जराब था उसको दरख्तों के पत्ते खाने के लिए अपने कुछ जो थी वो नेक के मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ा। तो वो नेचर ने उसके मतलब वो जो नेक के मसल्स थे वो ज़्यादा यूज़ में आ रहे थे, तो इसलिए उसने दरख्तों के पत्ते खाने जो थे वो शुरू किए। तो वो नेचर ने उसके जो उन मसल्स की सिलेक्शन में जो थी वो हेल्प की। इंस्टेंटिव बिहेवियर जो होता है, एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वन इनहेरिटेड स्ट्रक्चर बाय विच द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जिसको देखते हुए जो है वो रिस्पॉन्स हम शो करते हैं। 1934 और 1935 में एक्सिक्यूल और लॉरेंस ने जो थे वो एनिमल्स के रिस्पॉन्ड को स्टिमुलस के अगेंस्ट जो वर्किंग शो करते हैं उसके बारे में जो था वो एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले साइन यानी स्टिमुलाई को स्पेसिफाई किया कि ये स्टिमुलस क्या है। एक्चुअली अ साइन स्टिमुलस इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टिमुलस कन्फिगरेशन एंड मे बी रिलेटिव अ सिंपल पार्ट। यानी एग्जांपल उसकी ये हम अगर सिंपल बात करें तो वो क्या है? अ मेल 3 स्पाइंड स्टिकल्स बैक फिश हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक रेड बेली व्हेन इन द ब्रीडिंग कंडीशन। ये एक्चुअली साइन ऑफ स्टिमुलस है इग्रेशन का इन अ टेरिटोरियल ऑफ द मेल्स। जो मतलब जो मेल फिश है उसके जो हैं वो 3 स्पाइन जो हैं वो रेड कलर के शो हो जाते हैं, जो उसके एग्रेशन को शो कर रहे होते हैं। एग्रेशन सिर्फ वो के लिए नहीं होता, अगर अपनी आप मैटिंग या कंपेटिंग की बात करें आप, या कोर्टशिप की बात करें, तो उसको भी, उसके रिस्पॉन्स को भी जो है वो शो करने के लिए सम टाइम जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करना पड़ता है। लोअर एनिमल्स में ये सिस्टम पोरली डेवलप्ड है, जिसकी वजह से उनका स्टिमुलस जो है वो वेरी स्लो है, और सम टाइम वो इसको मॉडिफाई करने की एबिलिटी भी जो है वो नहीं रख पाते हैं।
सिलेक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है स्टिमुलाई की तरफ, वो ये सुजेस्ट करता है कि आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो क्या होगा। तो वो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो हमारा सिलेक्टिव रिस्पॉन्स स्टिमुलाई के अगेंस्ट शो होता है, एक्चुअली दिस इज़ अ इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। तो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म को हम कुछ इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। द सिलेक्टिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई suggested to build a mechanism, मतलब स्टिमुलाई के को देखते हुए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म सुजेस्ट करते हैं बाय विच दी साइन स्टिमुलाई आर रिकोगनाइज, जिसकी मदद से हम उस स्टिमुलाई को रिकोगनाइज कर सकें, पहचान सकें। दिस मैकेनिज्म इज़ नोन एज अ इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से जो है वो हम स्टिमुलस साइन स्टिमुलस को रिकोगनाइज कर सकते हैं और प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो शो कर सकते हैं। इनेट लर्न बिहेवियर में इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर दोनों का कंपैरिजन है। जो इनेट बिहेवियर होता है ये इनबॉर्न बिहेवियर होता है, यानी ये जेनेटिक बेस्ड है, अंडरस्टूड है। प्यास लगी है, ग्लास हाथ की तरफ बढ़े, हाथ जो है वो ग्लास की तरफ बढ़ेगा। लर्न बिहेवियर जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। इनेट बिहेवियर ये मॉडिफाइड बाय द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये मॉडिफाइड हो जाता है। लेकिन जो लर्निंग बिहेवियर है ये मॉडिफाइड सिर्फ और सिर्फ ट्रायल और एरर बेस्ड होता है, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए। इनेट बिहेवियर में लो वेरिएशन इन पॉपुलेशन पाया जाता है, इसमें वेरिएशन जो है वो ज़्यादा होगी। यानी एक एक्सपीरियंस अगर एक पर्सन के साथ हो चुका है तो लाजमी नहीं है कि सेम रिज़ल्ट जो है वो ही एक्सपीरियंस रिपीट करने के साथ सेम रिज़ल्ट दूसरे पर्सन को वैसा ही मिल रहा हो। इनेट बिहेवियर इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन लर्निंग जो है वो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट होती है, इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट होती है। इनेट बिहेवियर इज़ एक्चुअली द बेनिफिशियल बिहेवियर फॉर द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। लर्निंग बिहेवियर में कैपेसिटी होती है टू लर्न मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मोड पे डिपेंड करता है, और कुछ को नहीं। नेक्स्ट इज अवर टॉपिक दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटिव बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। हम इंस्टेंटिव बिहेवियर की बात कर लेते हैं। This depend upon the hereditary material which the animals inherit. Animals may be born with a right response built in a nervous system as a part of the inherited structure. Does not depend upon experiences. ये हमने कहा कि ये genetically जो है वो inherited होता है, मतलब understood है कि हमने जो है वो अपना response इसकी तरफ positively जो है वो show करना ही करना होता है। It depends upon the selection operation. It evolves slowly in the species. क्योंकि ये inherited है तो बहुत slowly इसमें जो है वो variations आती हैं। इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। लाइक जैसे हनी बी है, हनी बी में इनहेरिटेडली ये एबिलिटी है कि वो अपने विंग मसल्स जो है वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए। वो इस वजह से उसे पता है कि उसने उड़ना ही उड़ना है, तो उसको जो है वो उड़ने के लिए विंग्स के मसल्स का जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सो दे हैव इनहेरिट दिस एबिलिटी टू फ्लाई टूवर्ड्स द फ्लावर टू सीक द नेक्टर एंड द पोलन्स। और फिर उसको इस चीज़ का भी पता है कि वो क्यों उड़ रही है, इसलिए कि उसने फूल के पास जाना है, वहाँ से नेक्टर और पोलन जो है वो कलेक्ट करने हैं। वेस्प जो है इसका बिहेवियर भी इंटेंसिव होता है, बट इट डज लर्न अ सर्टन थिंग्स ड्यूरिंग द ब्रीफ टाइम पीरियड, यानी लोकेलिटी ऑफ ईच ऑफ द नेस्ट वेट हैज़ टू रिटर्न आफ्टर द हंटिंग। शिकार करने के बाद वेस्प ने, मतलब भीड़ ने जैसे ही हमें काटा है तो वो हम काटने के बाद हमारे जिस्म पे नहीं, हाथ पे नहीं बैठी रहेगी या बॉडी पार्ट पे नहीं बैठी रहेगी, बल्कि वो फ़ौरन से वहाँ से जो है वो मूव कर जाएगी। ये थोड़ी सी ये एक्चुअली टाइप्स हैं इंस्टेंसिव बिहेवियर की। सेकेंड इज़ अवर बिहेवियर डेट इज़ अ लर्निंग।
Learning is depend upon the environmental factors or environmental influences, but this have ability to modify the behavior which depend upon the hereditary material. It is totally based on the experiences. This type of the behavior is also depend upon the selection of the operation during the history of the individuals, so as to help the organisms for the adaptability to live in the environment. It evolved during the life cycle of the individuals. लेकिन इसमें एबिलिटी होती है कि लर्निंग जो है वो जेनेटिक बेसिस की बेस पे भी डिपेंड कर सके. जैसे मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल है क्रॉलिंग ऑफ स्नेल की. क्रॉलिंग ऑफ स्नेल ऑन शीट ऑफ अ ग्लास लर्न्स दैट tapping has no harmful effect and ceases to respond after few early responses. स्नेल नॉर्मली घास पे क्रॉल करता है, लेकिन अगर आप उसको शीट पे कर दें तो क्रॉल के लिए बोलें तो उसको पता चलेगा कि उस पे अगर वो टैप करता है तो उसके लिए कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा. फिर उसके बाद ट्रायल और एरर मेथड जो है लाइक कैट में वो इन चीज़ों को जो है वो रिकॉग्नाइज करवाते हैं. जैसे एक बहुत फेमिलियर जो था वो एक एक्सपेरिमेंट था कि बेल बजती थी तो वो माउस जो था वो अपने खाने की तरफ जो था वो इंट्रैक्ट होता था. यानी माउस की लर्निंग इस तरह कर दी गई उसकी इन्वायरमेंट में कि जैसे ही बेल बजेगी माउस अपनी बेल से बाहर आएगा चूहा, तो उसको खाना जो है वो दिया जाएगा. तो माउस के माइंड में ये चीज़ सेटअप थी कि बेल के बजने से उसको जो है वो खाना दिया जाएगा. या फिर दूसरा ये था कि डॉग के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट रन किया गया था कि कुत्ते के आगे अगर खाना रख दिया जाता था तो फ़ौरन से वो उसका जो था वो पेंटिंग शुरू हो जाती थी. तो ये चीज़ें जो थी ये लर्निंग बिहेवियर से जो थी वो इनको मिली थी. कंडीशनल रिफ्लेक्सेस जो हैं लाइक डॉग जो है वो स्लाइवेट करना शुरू कर देता है. अब वो कैसे होता था, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो साइंटिस्ट ने किया था बिहेवियर की लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि वो बेल बजाते थे, कुत्ता खाने की तरफ आता था और उसकी जो है वो स्लाइवा की प्रोडक्शन शुरू हो जाती थी. लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने वो बेल का सिस्टम ख़त्म कर दिया. अब जैसे ही डॉग के आगे वो खाने को देखता तो फ़ौरन से उसका जो था वो स्लाइवरी मैकेनिज़्म जो है वो शुरू हो जाता. ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह कल हम लर्निंग ऑफ बिहेवियर के बारे में कि एक्सपीरियंस की बेस पे हम अपने थॉट्स की मॉडिफिकेशन किस तरह करते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.